हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो 2015 में पेपर करवाया गया था और 2013 का पेपर था उसको है वो देखेंगे। प्रीलिम्स में है वो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से कौन से प्रश्न है वो पूछे गए। तो आपका एक बार फिर स्वागत है और जल्दी से है वो जुड़ जाइए और इस क्लास को है वो एंजॉय कीजिए। साथ में है वो आप इसको नोटबुक में लिखते भी जाइए, चारों व्याख्या को भी है वो लिखिए, क्योंकि आप इस प्रश्न पत्रों को जो करते जा रहे हैं तो उससे समझेंगे कि आरपीएससी लगभग जो ऑप्शन गलत होते हैं उसी को वापस करेक्ट करके है वो प्रश्न दोबारा दे देती है। तो यही ट्रेंड रहा है, बाकी कोई तीसरी दुनिया से प्रश्न लेकर के आरपीएससी आती नहीं है, ये यहीं से है वो वापस उसको है वो करके दे देती है। तो 2015 का प्रश्न पत्र है, जल्दी से आप जुड़ जाइए और इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह के प्रश्न है वो हमारे निकल करके आते हैं। इस श्रेणी में पहला ही प्रश्न है वो निकल कर आ गया है और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की है वो रचना नहीं है। यानी मेवाड़ महाराणा कुंभा के जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उससे प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो आप आंसर है वो दीजिए, कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा की रचना नहीं। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश और कला निधि। मेवाड़ महाराणा कुंभा का है वो नाम मध्यकाल में बड़ा नाम आता है मेवाड़ की हिस्ट्री में। कुंभा का है वो राजनीति से भी बढ़कर सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो कुंभा की ज्यादा रही। इसलिए आरपीएससी चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, हर बार कुंभा को जो भी प्रश्न पूछेगी तो उसकी कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो ही पूछेगी। दोस्तों, महाराणा कुंभा की यदि रचना की हम बात करेंगे तो रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की रचना रही है, सुधा प्रबंध है वो रही है, नृत्य रत्न कोश भी रही है। अब नृत्य रत्न कोश है वो संगीत राज का ही भाग है। संगीत राज करके जो कुंभा ने ग्रंथ लिखा था, संगीत राज, उस संगीत राज का ये भाग है। संगीत राज में बेसिक रूप से 5 भाग है, जो एक बार एक पटवारी परीक्षा के अंदर है वो प्रश्न पूछा गया था। तो संगीत राज में 5 है वो भाग है, जिसमें पाठ्य रत्न कोश है, पाठ्य रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, नृत्य है, रस रत्न कोश है, गीत रत्न कोश है और वाद्य रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है। तो 5 भाग है वो संगीत राज के रहे। संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी कुंभा का ग्रंथ है, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध है, सूड़ प्रबंध है, गीत गोविंद के ऊपर भी टीका लिखी थी, गीत गोविंद पर टीका लिखी। और यही गीत गोविंद ग्रंथ है जो लक्ष्मण सेन के दरबारी हुए थे जयदेव, जिन्होंने है वो संगीत का ग्रंथ है वो लिखा था। तो एक तरह से कुंभा की संगीत में है वो गहरी रुचि है वो रही थी। कुंभा ने है वो 4 नाटक भी लिखे थे, मराठी में लिखा है, कन्नड़ में है वो लिखने का काम किया। तो नाटक भी है वो कुंभा के द्वारा रचे गए थे। तो सुधा प्रबंध है, रसिक प्रिया है और कला निधि जो ग्रंथ है वो एक तरह से गोविंद की रचना है वो मानी जाती है, गोविंद की है वो रचना रही थी। मंडन का जो पुत्र गोविंद है, उद्दार धोरेणी है, द्वार दीपिका है, उद्दार धोरेणी, द्वार दीपिका, ये भी है वो गोविंद की रचना रही है। तो कुंभा के बारे में है वो हमें ये जानकारी रखनी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये कुंभा के बारे में हो गया और आपका ऑप्शन डी इसका आंसर है वो हो गया था। आगे की ओर है वो बात को बढ़ाएंगे और अगला जो प्रश्न है वो हमारा निकल करके आया, वो भी एक तरह से कला और संस्कृति का हिस्सा है वो था। पूछा गया था कि जमुनालाल है, छोटे लाल है, बख्शाराम है, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से है वो संबंध है। यानी चित्रकारों का है वो नाम दिया गया है, चित्रकारों के नाम दिए गए हैं और शैली पूछी है कि कौन सी है वो शैली से संबंध है वो रही। चूंकि हमने पहले भी बात की थी सिलेबस के समय की चित्रकला की अलग अलग शैलियाँ रही, अलग अलग स्कूलें है वो रही, चाहे उसके अंदर ढूंढाड़ शैली रही है, ढूंढाड़ स्कूल रही है, मेवाड़ स्कूल रही है, मारवाड़ रही है,
तो ये अलग अलग स्कूल रही, हाड़ौती रही है। तो उसी से ये प्रश्न हमारा निकल कर आए, अलवर शैली से है, बीकानेर से है, मारवाड़ से है या झालामण से। दोस्तों जमुना लाल है, छोटे लाल है, बक्सा राम है, इन चित्रकारों का यदि संबंध देखा जाए तो अलवर शैली से है वो इनका संबंध रहा था। तो जमुना लाल, छोटे दास, ये छोटे लाल है, जमुना लाल है, जमुना लाल है, छोटे लाल है, बक्सा राम है, इनका अलवर शैली से है वो संबंध रहा था। अलवर शैली के बारे में पहले भी हमने बात की थी कि महाराजा विनय सिंह जी का काल है वो अलवर शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है। महाराजा विनय सिंह जी का जो समय था वो अलवर शैली। और अलवर शैली की एक अनूठी विशेषता यह है कि गणिकाओं के चित्र है वो अलवर शैली के अंदर बनते हैं। गणिकाओं के यानी वेश्याओं के जो चित्रांकन है वो यहाँ पर किए गए थे इस शैली के अंदर। फिर अगला जो एक और नाम आता है वो हमारे सामने बीकानेर शैली का है वो नाम आता है। दोस्तों बीकानेर यदि शैली की बात की जाए तो बीकानेर शैली का जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो तो अनूप सिंह जी का समय माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का समय है वो बीकानेर शैली का गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन जो विशेष की एक तरह से विकास है वो राय सिंह के समय ही इसका प्रारंभ हो गया था। और महाराजा राय सिंह के समय बीकानेर शैली के ऊपर दक्षिण शैली का प्रभाव था। दक्षिण का है वो प्रभाव राय सिंह के है वो समय था। राय सिंह के समय मुगल शैली का भी है वो प्रभाव रहा। चूंकि अकबर के रहे वो दक्षिण अभियानों में भी राय सिंह जी ने अक्सर भूमिका निभाई थी, तो उस मायने में भी ये महत्वपूर्ण रह जाती है। फिर है वो उस्ता कलाकार रहे, मथेरना जो कलाकार रहे वो भी एक तरह से बीकानेर शैली के कलाकार रहे थे। उस्ता कलाकार है, उस्ता जो कलाकार हुए वो बीकानेर शैली में रहे। एक मथेरना परिवार भी है, ये उस्ता कलाकार है, उस्ता परिवार पूरा ही है। मथेरना जो परिवार है जैन परिवार वो भी बीकानेर शैली से ही संबंध रहा है। अली रजा है, रुकनुद्दीन है, इनका संबंध है वो बीकानेर से रहा था। फिर मारवाड़ शैली की यदि बात की जाए तो मारवाड़ शैली का जो डेवलपमेंट होता है वो मालदेव के समय है वो होता है। मालदेव के समय है वो इसका विकास होता है। मारवाड़ शैली की यदि बात की जाए तो गज सिंह के समय ढोला मारू का जो चित्रण है वो किया जाता है। ढोला मारू के चित्रण का, ढोला मारू है, भागवत का चित्र है, ये इस समय है वो चित्रांकन होता है। एक रागमाला करके भी है वो चित्र बनता है जोधपुर शैली के अंदर। रागमाला जो वीर जी करके हुए थे पाली के, उन्होंने है वो बनाया था। और विठल दास चंपावत के लिए है वो एक तरह से इन्होंने ये चित्र बनाया था, विठल दास चंपावत के लिए। फिर झालावाड़ शैली जो कोटा बूंदी हाड़ौती शैली है उसी की ही उप शैली झालावाड़ शैली है वो माने जाते हैं। जालिम सिंह के समय इसका विकास होता है। तो ये चित्र शैली से हमारा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आया था। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने है वो शासन किया था। यानी वरीक वंश ने है वो राजवंश से संबंधित हमारा एक प्रश्न आया कि वरीक राजवंश का शासन कहां पर रहा। दोस्तों यदि इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न आप देख लीजिए कि 2015 में ये प्रश्न है वो पूछा गया और पुनः 2021 में भी आरपीएससी ने इसी प्रश्न को थोड़ा सा है वो चेंज करके पूछ लिया था। 2021 के आप पेपरों को देखोगे और जिसको हमने बोर्ड पर करवाया उनको आप देखोगे तो उसमें था कि वरीक विष्णुवर्धन ने जो विजय स्तंभ भीमलाट का निर्माण करवाया था वो बयाना में है वो करवाया। और इसी प्रश्न को यहीं से पूछ लिया है कि साहब किस क्षेत्र पर वरीक वंश का है वो शासन रहा, तो बयाना के ऊपर वरीक वंश का है वो शासन रहा था। वरीक वंश का शासन कहां पर रहा था? बयाना के ऊपर रहा। और उसमें है वो वरीक विष्णुवर्धन का नाम बड़ा आता है। वरीक विष्णुवर्धन, वरीक विष्णुवर्धन का नाम बड़ा आता है जिन्होंने है वो बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जिसको भीमलाट भी है वो कहा जाता है। और ये एक तरह से पुंडरीक यज्ञ की ये जो करने के उपलक्ष्य में है वो करवाया था। पुंडरीक यज्ञ, पुंडरीक यज्ञ के समापन समारोह के अवसर पर है वो करवाया था। बलुआ पत्थर से एकाश्म बलुआ पत्थर की ये संरचना है वो मानी जाती है। एकाश्म बलुआ पत्थर है, एकाश्म माने एक ही शिला, उससे वो बना हुआ। तो इस मायने में है वो बयाना रहा था। बयाना के ऊपर है वो देखा जाए तो
एक तरह से योद्धाओं का भी है वो शासन बयाना के ऊपर है वो कुछ समय तक रहा था, तो इस मायने में भी ये महत्वपूर्ण है वो हो जाता है। अलवर में यादवों का है वो शासन रहा था, यादवों का है वो शासन अलवर के अंदर ही रहा था। ओशिया में गुर्जर प्रतिहारों का भी है वो शासन ओशिया के अंदर है वो रहता है। तो एक तरह से बयाना का प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो आप देख लीजिए 2015 और 2021 में एक हमारा जो आया है वो तीज त्योहार वगैरह से लोक देवताओं से जो प्रश्न आया है वो आया है कि साहब गोगा नवमी है का त्योहार, गोगा नवमी है वो कब आती है। तो ये त्योहार का ऐसा है, तो गोगा नवमी यदि देखा जाए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, या फिर है वो श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, या भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की है वो नवमी को आती है, या श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है। तो दोस्तों यदि गोगा नवमी की बात की जाए तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को तो नीडर नवमी है वो कही जाती है। तो ये नीडर नवमी आते हैं जिस समय नेवले की है वो पूजा की जाती है। तो गोगा जी की आती है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की है वो आती है। गोगा जी ददरेवा जो उनसा है वो संबंध रहा था ददरेवा से है, धुर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की ओरडी करके है वो सांचौर में है। तो गोगा जी भी एक लोक देवता हमारे हुए थे जो गायों की रक्षा खातिर है वो अपने प्राणों की आहुति तक देने का काम है वो गोगा जी के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न हमारा एक अगला है वो तेजा जी के मेले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जो मेले हमारे टॉपिक में रहता है कि तेजा जी का मेले का आयोजन है वो कब किया जाता है। मेड़ता में, गोठ मंगलोद, परबतसर और नागौर। दोस्तों यदि मेड़ता में बात करें तो मेड़ता में तो मीराबाई का है वो मेला भरता है, मीराबाई का। फिर गोठ मंगलोद में दधी माता मंदिर में है वो मेला भरता है, दधी माता मंदिर है यहाँ पर है वो। एक तरह से गोठ मंगलोद में दाहिमा वंश का भी है वो शासन रहा था गोठ मंगलोद के अंदर। फिर परबतसर नागौर, तो कहाँ पर तेजा जी का मेला भरता है? परबतसर नागौर के अंदर है वो मेला भरता है। तो ये परबतसर भाद्रपद शुक्ला दशमी को है वो मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को ये मेला भरता है। तो यहाँ पर है वो इसको पूछा है कहाँ भरता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे थर्ड ग्रेड का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे ये हो, और कब भरा जाता है वो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इस मायने में है वो हमारे मेलों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है। अगला प्रश्न है कि साहब कोटा में वीर भारत समाज की है वो स्थापना किसने की थी? जो एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी जो हमारा चरण आता है उस समय राजस्थान भी अछूता नहीं रहा, और राजस्थान में भी है वो कुछ क्रांतिकारी संगठन स्थापित होते हैं। तो उसमें वीर भारत समाज की है वो बात की गई है। तो वीर भारत समाज की स्थापना प्यारेलाल, साधु सीताराम दास, नैनू राम और केसरी सिंह जी बारठ है। तो वीर भारत समाज की स्थापना 1910 के अंदर है हुई, और कोटा में ये स्थापना करने का काम है वो केसरी सिंह जी के द्वारा किया गया था। केसरी सिंह जी बारठ जो शाहपुरा है वो इनका जन्म स्थान रहा था, शाहपुरा। तो शाहपुरा में है वो रहती। और बारठ साहब का परिवार जिसमें है वो एक तरह से पूरे परिवार ने जो भाग क्रांतिकारी गतिविधियों में है वो भाग लिया था। इनके भाई जोरावर सिंह जी थे, पुत्र प्रताप सिंह बारठ ने भी है वो भाग लिया। जवाई ईश्वरदान जी तक भी है वो एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। तो इसमें बड़ा नाम आता है। नयनू राम शर्मा का भी नाम आता है, वो एक तरह से कोटा प्रजा मंडल में नाम आता है। तो वो नयनू राम शर्मा का नाम बड़ा होता है। कोटा के अंदर जन जागृति फैलाने में है वो शर्मा जी की भी बड़ी भूमिका रहती है। साधु सीताराम दास जी का जो संबंध रहा वो बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा था, और ये बिजोलिया के ही साधु सीताराम दास जी थे। बिजोलिया में जब 1897 में किसान आंदोलन प्रारंभ होता है तो विजय सिंह पथिक को जो बाद में बिजोलिया आने का और किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का भी काम है वो साधु सीताराम दास जी करते हैं। वहाँ एक पुस्तकालय में इन्होंने नौकरी भी की थी। इनकी जन्म स्थली है वो बिजोलिया है, जो कई बार प्रश्न पूछा भी है वो गया है। एक प्यारेलाल शर्मा का है वो नाम आता है, चिड़ावा के गांधी के नाम से है वो प्यारेलाल जी को माना जाता है। तो प्यारेलाल चिड़ावा के गांधी है वो कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी के नाम से प्यारेलाल को जाना जाता है। 1922 में है वो इन्होंने अमर सेवा समिति करके एक संस्था स्थापित की थी, अमर सेवा समिति।
तो ये प्यारे लाल जी का नाम आता है। तो प्यारे लाल, तो इसमें कोटा में वीर भारत केसरी सिंह जी की बात होगी। आगे यदि प्रश्न अगला हमारा आता है, वो एक आता है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण है वो पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू। क्षेत्रपाल क्या है? तो क्षेत्रपाल एक ग्राम देवता है, ग्राम अधिकारी है, उपासक है एक संत के रूप में। दोस्तों हम देखते हैं कि गांवों में है वो खेजड़ी के नीचे अक्सर मंदिर है वो छोटे छोटे बने हुए देते हैं। तो क्षेत्रपाल यानी क्षेत्र विशेष के जो देवता है वो क्षेत्रपाल हमारे माने जाते हैं। क्षेत्रपाल का नाम आता है, मामा जी का नाम आता है, भूमिया जी का नाम आता है। तो ये लोकल देवता है वो माने जाते हैं। तो क्षेत्रपाल एक तरह से ग्राम देवता है वो माने जाते हैं, न कि ग्राम अधिकारी, उपासक भी नहीं, संत भी नहीं। तो स्थानीय है वो देवता क्षेत्रपाल है वो माने जाते हैं स्थानीय के रूप में। एक बड़ा नाम मामा जी का भी है वो आता है, तो कभी आपसे पूछा भी जाए यह भी स्थानीय है वो देवता है। एक बड़ा नाम भूमिया जी का भी है वो आता है, जो बार बार गाँव में है वो लोग इनकी पूजा करते रहते हैं। भूमिया जी जो भूम के कारण है वो सही दे, भूम भूमि के कारण या गायों की रक्षा के कारण है, जिन्होंने अपने प्राणों के न्योछावर किए वो भूमिया है वो कहे लाए गए थे। फिर अगला प्रश्न आता है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट वाले प्रथम मराठा सरदार है वो कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है वो एक तरह से बड़ा केंद्र है, वो हिंदू मुस्लिम समन्वय का बड़ा केंद्र है। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर है वो रहती है। तो इस पर प्रश्न ये पूछा गया है कि साहब इनकी जो दरगाह पर है वो नजर भेंट करने के लिए मराठा सरदार है वो कौन आए थे? तो इसमें है वो साहू आया था जो शिवाजी के पौत्र थे। तो साहू है वो एक तरह से दरगाह के ऊपर भेंट करने आने वाला पहला है वो व्यक्ति मराठा सरदार में नाम आता है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी राव और नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव का पौत्र मस्तानी नामक पत्नी। तो ये नहीं होकर के कौन होगा? साहू का नाम आता है। अब थोड़ी सी यदि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की यदि थोड़ी सी और भी हम बात को करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यदि बात की जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का यदि जन्म की बात करें तो जन्म इनका है वो ईरान में होता है। मूल रूप से चिश्ती साहब यहाँ के थे ही नहीं, तो जन्म इनका जो होता है वो ईरान का एक सिस्तान करके शहर है वहाँ पर होता है। ईरान का एक सिस्तान करके जो शहर है वहाँ पर है वो उनका जन्म हुआ था। इनके जो गुरु की यदि बात करें तो शेख उस्मान हारूनी करके हुए थे, शेख उस्मान हारूनी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। शेख उस्मान हारूनी है वो इनके गुरु है और उनसे है वो इन्होंने दीक्षा है वो ली थी। सैयद गैशुद्राज करके इनके है वो पिता का नाम है। ईरान में 1141 ईस्वी के अंदर है वो इनका जन्म माना जाता है। 1141 में इनका है वो जन्म माना जाता है और जो डेथ होती है वो 1235-36 के आसपास 95 वर्ष की आयु में अजमेर में है वो इनकी डेथ हुई थी। ये सर्वप्रथम है वो लाहौर आए थे, शेख अल हुजवेरी की है वो दरगाह पर रुके थे लाहौर में और अल हुजवेरी की दरगाह पर है वो रुके थे। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी जो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करता है उसके बाद में है वो ये अजमेर, इसके बाद में है वो यहाँ आए थे। तो 1192 के बाद में है वो यहाँ पर आते हैं। प्रारंभ में तो ये दिल्ली गए थे, तो एक तरह से लाहौर के बाद में है वो दिल्ली रहे थे और उसके बाद फिर 1206 के बाद में ये अजमेर स्थायी रूप से है वो बस गए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का नाम बड़ा आता है। मोहम्मद गोरी ने है वो इनको सुल्तान उल हिंद की, हिंद के आध्यात्मिक गुरु की तक की है वो संज्ञा दी थी। तो हिंद के आध्यात्मिक गुरु की जो संज्ञा दी थी वो गोरी ने है वो दी थी, चिश्ती साहब को दी थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की एक बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी इनको है वो एक तरह से ये नाराज, पृथ्वीराज की इनसे है वो नहीं थी, पृथ्वीराज चाहते नहीं थे कि यह यहाँ पर रहे, ऐसा है वो कुछ किताबों में माना जाता है। तो कहते हैं कि उन्होंने रामदेव को मिला था, जयपाल जोगी जो बड़ा जादूगर था उसको भी भेजा था, लेकिन उनको है वो चिश्ती साहब ने पराजित किए। जयपाल जोगी भी इनका शिष्य बन गया, रामदेव भी इनका शिष्य बन गया था।
तो रामदेव भी इनका शिष्य है वो बन गया था, जो सादी देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, सादी देव के नाम से, और इनका शिष्य बन गया था। फिर है वो जयपाल जोगी भी इनका चेला बन जाता है, जयपाल जोगी भी है वो इनका शिष्य बन, जो अब्दुल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से है वो। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यदि बात करें, थोड़ी और भी कर लेते हैं, तो चिश्ती साहब की दरगाह के ऊपर आने वाला जो पहला शासक था वो MBT था, मोहम्मद बिन तुगलक इनकी दरगाह के ऊपर जियारत करने के लिए आया था 1332 के अंदर। फिर इस दरगाह के ऊपर जो इमारत बनाने का काम किया वो मालवा के गयासुद्दीन खिलजी द्वारा है वो किया गया। हालांकि उससे पूर्व मोहम्मद खिलजी ने भी यहाँ पर एक बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाने का कार्य है वो किया गया था, एक दरगाह भी बनाई, एक गुम्बद भी है वो बनवाने का काम किया था। कहा जाता है कि अकबर है वो यहाँ 14 बार तक है वो इस दरगाह के ऊपर जियारत करने आया था। तो दरगाह के ऊपर है वो पहली जियारत करने जो आता है वो तो आता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक है वो आता है 1332 का समय है। फिर इसके ऊपर है वो एक तरह से गयासुद्दीन खिलजी ने पहले इमारत का है वो निर्माण करवाया था, पहली इमारत का निर्माण कर। अकबर है वो इस दरगाह के ऊपर 14 बार तक आया था, अकबर ने है वो 14 बार तक है वो यहाँ की यात्रा है वो की थी। पहली बार अकबर 1562 में है वो दरगाह के ऊपर आता है, 1562 में आया। फिर वही सांबर में हरकाबाई से जो विवाहकार वो बाद में आते समय है वो करता। अकबर अंतिम रूप से आता है वो 1580 के अंदर है वो अंतिम रूप से आया। चित्तौड़ विजय के समय भी है वो अकबर यहाँ पर आता है, चित्तौड़ विजय 1568 के समय पैदल चलकर आया था। युद्ध में है वो मन्नत मानी थी, उस हेतु पैदल चलकर है वो आया था, और बड़ी देग भी भेंट की थी, पैदल चलकर आया। और बड़ी देग जो भेंट की थी दरगाह को, बड़ी देग वो भेंट करने का है वो काम किया था, तो वो अकबर है वो करते। और फिर अकबर के जो पुत्र सलीम का जन्म हुआ तो उस समय भी है वो आगरा से पैदल चल करके आया था। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के ऊपर हमारी बात होती है। अगला एक आता है वो हमारे मंदिर के बारे में पूछा गया है कि सांबर झील में किस देवी का है वो मंदिर है। तो सांबर झील में किस देवी का मंदिर है उससे संबंधित प्रश्न निकल करके आता है, किस देवी का मंदिर स्थित है। तो सांबर झील में शीला देवी का कहाँ पर है, आमेर है। और मानसिंह जी है वो एक तरह से पश्चिम बंगाल में है वो मूर्ति लेकर के आए थे, और जयपुर में है वो इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर भवानी देवी का जोधपुर के अंदर है वो। शाकंभरी देवी का है वो मंदिर कहाँ पर है, तो वो सांभर के अंदर है। और वही सांभर झील जिसकी स्थापना वासुदेव चौहान है वो 551 में करवाता है। शाकंभरी देवी के मंदिर का भी है वो निर्माण करवाया था। तो चौहानों का प्रारंभ है वो वासुदेव को माना जाता है, तो वो चौहान, इसलिए शाकंभरी माता का मंदिर सांभर झील में आता है। कुंजल माता का मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा, नागौर के अंदर है वो कुंजल माता का मंदिर हो जाएगा। इस मायने में ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो किसको माना जाता है, तो मिडिवल इंडिया के अंदर जो प्रशासन पूछा गया है वो राजस्थान से है वो पूछा गया है कि राजस्थान में शासक के बाद में जो अधिकारी होता था वो कौन था, तो वो प्रधान हुआ करता था, वो महत्वपूर्ण माना जाता है। संधि विग्रह युद्ध और जो शांति का मंत्री है वो संधि विग्रह हुआ करता था। मुख्यमंत्री का भी बड़ा पद होता था, महामात्य का भी पद होता था, लेकिन शासक के बाद में प्रधान है वो एक तरह से शक्तिशाली होता था। फिर 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया ही नहीं था। गोकुल लाल असावा को, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री है वो जाकर के चौथे चरण में जब वृहत राजस्थान बनता है तो उस समय जाकर के शास्त्री जी बने थे। इस मायने में गोकुल लाल असावा है वो संयुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री है वो बनने का काम है वो करते हैं। अगले यदि प्रश्न की बात करें तो साहित्य से हमारा है वो प्रश्न पूछा गया है और इसमें हमें सम्मिलित है वो करना है। हमीर रायण है
वो कृति किसकी है? वीर मायण, रघुनाथ रूपक और किरतार बावनी। तो जल्दी से है वो आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, कौन है वो होगा। हमीर रायण है वो रचना हो जाएगी भांडव व्यास की है वो रचना हो जाएगी। वीर मायण है वो हो जाएगी बादर ढाडी की रचना। रघुनाथ रूपक है वो मनसा राम की रचना है। और किरतार बावनी है वो दुर्सा आढ़ा की। तो आपका जो कूट होगा वो 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यानी 41-23 आपका है वो आंसर माना जाएगा। 41-23 आपका आंसर ए है वो होगा। दोस्तों यदि हमीर रायण की बात करें तो भांडव व्यास की ये है वो रचना मानी जाती है। हमीर रायण है वो भांडव व्यास की है वो रचना। इसमें रणथंभौर के हमीरदेव चौहान का वीरता का उल्लेख दिया गया है। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, वही हमीरदेव चौहान जिनको अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था 1301 के अंदर है वो बात। फिर यदि दूसरी हम बात करें तो बात आती है वीर मायण, और वीर मायण है वो बादर ढाडी की रचना मानी जाती है। वीर मायण या वीर भायण दोनों ही आती हैं। तो ये बादर ढाडी की है वो रचना है। बादर ढाडी की ये रचना है और ये वैश्विक रूप से चारण साहित्य की प्रारंभिक रचना भी मानी जाती है। चारण साहित्य की प्रारंभिक रचना है वो मानी जाती है। इसमें राव मल्लीनाथ की वीरता का है बखान किया गया है। राव मल्लीनाथ, उनके पुत्र जगमाल का, राव मल्लीनाथ और उनके पुत्र जगमाल का है वो वीरता का वर्णन है वो किया गया है। इसमें है वो वीरमदेव की भी एक तरह से इतिहास का पूरा वर्णन मिलता है और उसके पुत्र गोगादेव है वो किस तरह से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं उसका भी उल्लेख इसी रचना के अंदर है वो आता है। तो वीरम की भी वीरता का बखान इसके अंदर है वो किया गया है। तो ये वीरम की भी रचना का, वीरम की वीरता का, वीरमदेव की वीरता का बखान किया गया। और वीरमदेव का पुत्र है वो किस तरह से गोगादेव अपने पिता की बदला का हत्या का बदला लेता है उसका भी उल्लेख। फिर आता है एक किरतार बावनी जो दुर्सा जी आढ़ा ने लिखी थी। किरतार बावनी दुर्सा आढ़ा की रचना है। इसको थोड़ा सा है वो हम साफ कर लेते हैं। किरतार बावनी दुर्सा आढ़ा, दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा का यदि जन्म देखा जाए तो विक्रम संवत 1592 में इनका जन्म है वो होता है। धुंधला करके एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था मारवाड़ के अंदर। और दुर्सा आढ़ा ने विरुद्ध सहतरी है, किरतार बावनी है, चाणक निचिरो छंद है, मानसिंह जीरा झूलना है, ये कृतियां हैं वो दुर्सा आढ़ा की मानी जाती हैं। तो दुर्सा आढ़ा जी की यदि कृतियों की बात की जाए तो उसमें किरतार बावनी आ गई, विरुद्ध छेतरी आ गई, चाणक नेचरो छंद आ गयो, चाणक नेचरो छंद आयो, मानसिंह जीरा झूलना, मानसिंह जी रा झूलना। दुर्सा जी आढ़ा अकबर के है वो कालीन थे, अकबर के कालीन थे। कहा जाता है कि अकबर ने इनको लाख पसाव है वो दिए थे, लाख पसाव है वो दिए थे दुर्सा जी आढ़ा। दुर्सा जी आढ़ा की है वो आबू के अचलेश्वर मंदिर में भी एक नंदी की प्रतिमा के पास में प्रतिमा बनी हुई, जो किसी देव मंदिर में किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष, किसी मनुष्य की जो प्रतिमा है वो दुर्सा जी आढ़ा की है। तो बड़े है वो कवि हुए थे, तो एक नाम दुर्सा जी आढ़ा का भी नाम है वो आता है। जब मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह की कहते हैं मृत्यु हुई थी, तब अकबर को है वो दुर्सा जी आढ़ा ने कहा था कि आज मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह है वो नहीं रहा, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गहलोत राणो प्रताप जीती गयो। तो वो मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह था जिन्होंने है वो जिंदा जी कभी भी अपने घोड़ों को है वो अकबर की शाही फौज से घोड़े नहीं दगाए थे। और फिर अकबर ने कहते हैं कि आंखों में आंसू लेकर दुर्सा जी आढ़ा को कहा था कि आढ़ा जी आज प्रताप है वो जीत गया,
आज मरते मरते भी वो मुझे आज पराजित करके वो चला गया। तो बड़े कवि है वो दुशाजी आढ़ा का नाम आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ये वाद्य यंत्रों से हमारा प्रश्न निकल करके आया, संगीत से है वो हमारा प्रश्न आया। सुशीर वाद्य यंत्र है वो नहीं है, तो कौन सा वाद्य यंत्र? सुशीर नहीं है। सुशीर का मतलब हुआ फूंक दे करके बजाया जाता है, जो बांसुरी बजाने का काम करते हैं। सुरनाई है, बिल्कुल है, ये सुशीर है। अलगोजा है, नागफणी है, नागफणी भी है। कमायचा है, तो कमायचा है वो क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र यानी तार वाला वाद्य यंत्र है कमायचा है, जो एक तरह से पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार है, लंगा है, ये कलाकार इसको है वो बजाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मांगणियार है, मांगणियार है, लंगा है, ये गाते हैं। कमायचा अक्सर देखते हैं दप्पू जी मीरासी, जिनका बड़ा नाम है, मूमल करके उन्होंने है वो गीत गाया था। तो कमायचा वाद्य यंत्र एक दप्पू जी मीरासी, गांव पोस्ट भाडली, जिला जैसलमेर, तो वो दप्पू जी मीरासी, मूमल, प्यारी प्यारी मूमल चाले ने मरु प्रदेश में, तो वो मूमल है वो रही थी। मूमल का भी नाम बड़ा आता है, आगे इतिहास के आख्यानों में बात करेंगे तो फिर है वो मूमल की बात करेंगे, किस तरह से मूमल है। लोदरवा, जो काक नदी के किनारे एक लोदरवा था, वहाँ पर है वो मूमल की मेड़ी, जिसके भग्ना अवशेष आज भी हैं। और इतिहास राजस्थान के जो प्रेम प्रसंग के आख्यान है उसमें मूमल और महेंद्रा का नाम है वो बड़ा आता है। तो महेंद्रा है वो अमरकोट का था, सोढ़ा राजपूत था, और वो कहा जाता है कि रात्रि के समय हमेशा ऊँट के ऊपर सवार होकर के मूमल से है वो मिलने के लिए मेड़ी पर है वो आता था, और सुबह सवेरे होते ही वापस चला जाता। एक दिन ऐसा भी माना जाता है कि मूमल की बहन सुमल है, जो पुरुष के वेश में थी, धोती अंगरखेर साफार पहने हुई थी। तो फिर जब कहते हैं कि वापस महेंद्रा आया और उसने देखा कि ये कोई पुरुष है, उसको इस तरह की गलतफहमी है वो हो गई, और बाद में वो लौट कर आया भी नहीं था। तो फिर मूमल है वो उसके वियोग में तड़प तड़प करके आखिर में जब वहाँ जाते भी हैं तो भी महेंद्रा उसकी परीक्षा लेता है कि इसको अभी भी मुझसे प्रेम है या नहीं है। तो फिर महेंद्रा किसी को कहता है जाके कह दो कि महेंद्रा तो कब का ही चल बसा है। तो फिर जो ही जाकर के कोई मूमल को कहते हैं कि महेंद्रा तो चल बसा है, फिर वहीं पर मूमल भी तड़प तड़प करके प्राणों की आहुति दे देती है। तो ऐसे भी एक प्रेम का प्रसंग बड़ा राजस्थान के इतिहास में आता है। तो उदली और जेठवा का भी प्रसंग भी आता है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर ही, उसका भी एक जसमा ओडन का भी है वो नाम बड़ा आता है। तो ये हिस्ट्री के पात्र हैं। आइए बात करते हैं कायलाना, जोधपुर के अंदर है वो झील, चांद बावड़ी, दोसा आभानेरी, गढ़सीसर है वो बीकानेर, और गैप सागर डोंगरपुर। तो एक तरह से जल्दी जो संरचना का हमारा टॉपिक आता है, बावड़ियों का जो टॉपिक आता है उससे है वो संबंधित ये प्रश्न रहता है। हालांकि ये प्रश्न ज्योग्राफी में भी कनेक्ट करता है, लेकिन हमारी हिस्ट्री का भी ये हिस्सा रहा है। तो जल्दी से इसका आप आंसर है वो बताइए, क्या आंसर इसका हो सकता है। तो कायलाना जोधपुर में है, बिल्कुल है। चांद बावड़ी आभानेरी दोसा, तो बिल्कुल सही बात है, आभानेरी दोसा की चांद बावड़ी। गढ़सीसर है वो, गढ़सीसर कहाँ पर है? गढ़सीसर है वो जैसलमेर के अंदर, गढ़ीसर जैसलमेर गढ़सीसर। बीकानेर में है वो कोलायत के अंदर कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है, तो वहां पर है वो बीकानेर। गैप सागर डूंगरपुर के अंदर, ये भी सही है। ऑप्शन सी आपका है वो क्या होगा? गलत युग्म माना जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते रहे। समाचार पत्रों से प्रश्न हमारा निकल कर गया है। प्रश्न था कि 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? तो राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसने है वो किया था? ऋषिदत्त मेहता, हरुभाई उपाध्याय, मुंशी समर्थदान और रामनारायण चौधरी। तो दोस्तों ये जो समाचार पत्र था 1920 में जो ब्यावर से आता था, वो ऋषिदत्त मेहता का है वो अखबार माना जाता, जिसने है वो राजस्थान में जनमानस में चेतना का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया गया था। हरिभाई उपाध्याय का जो आता था, उपाध्याय का, वो 1927 में त्याग भूमि आता था। अब आप देख लीजिए आरपीएससी कहाँ पर गई? कहीं नहीं गई, यही थी 2015 में, और 2021 में वापस घूम करके हरिभाई उपाध्याय का त्याग भूमि है वो पत्र पूछ लिया था। तो कहीं नहीं जाते हैं, इन्हीं ऑप्शन में से चेंज करके प्रश्न बनाते हैं। इसलिए पूर्व प्रश्नों को देखना किसी भी परीक्षा को है वो उत्तीर्ण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रामबाण सेतु, मुंशी समर्थदान का नाम आता है वो राजस्थान समाचार करके एक अखबार समर्थदान का आता है, राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार।
और राजस्थान अखबार है वो ऋषिदत्त का, इस बात को ध्यान रखेंगे। और राजस्थान समाचार है वो मुंशी समर्थदान का नाम है वो आता है। फिर रामनारायण चौधरी का भी बड़ा नाम आता है, जिन्होंने है वो बेंगू किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका रही थी। तरुण राजस्थान इनका अखबार है वो रहा था, तरुण राजस्थान रामनारायण चौधरी जी का है वो रहा था। तो ये समाचार पत्र से एक प्रश्न हमारा था। अगला है किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है वो उत्कीर्ण करवाया गया था। तो एक तरह से अभिलेख जो चौहान वंश के शासक है उनसे प्रश्न हमारा एक आया है। अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो विग्रहराज चतुर्थ ने है वो शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। और ये एक तरह से दिल्ली के ऊपर इसने जो फतेह की थी, विजय हासिल की दिल्ली के ऊपर, हम देखते हैं कि तोमरों का शासन था। तो तोमरों को पराजित करने के उपलक्ष्य में है वो ये अभिलेख इसने उत्कीर्ण करवाया था। तोमरों को पराजित करके दिल्ली को हथियाया और उसकी उपलक्ष्य में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का काम किया। वही पृथ्वीराज तृतीय, जिसका बड़ा नाम आता है कि तराइन के युद्ध में है वो भाग लेता है, गौरी को पराजित करता है 1191-92 में फिर छल से है वो खुद पराजित हो गया, गौरी ने छल है वो किया था। तो ये तो एक तरह से अजमेर के चौहान जो राजवंश रहे वहां से हमारा प्रश्न है वो पूछा गया था। तो आसान सा प्रश्न है वो आता है। विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें है वो कवि बांधव बीसल देव है वो कहा जाता है, तो वो बड़ा आख्यान है वो विग्रहराज चतुर्थ का भी है वो नाम सामने आता है। दोस्तों 2013 का जो प्रश्न पत्र रद्द हुआ और 2015 में हुआ, उस प्रश्न पत्र को है वो हमने किया है। 15-16 के आसपास वही प्रश्न पूछे गए, कला और संस्कृति दोनों से है वो प्रश्न है वो पूछे गए। तो एक तरह से ये हमारे महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के प्रश्न थे। आप टेलीग्राम को अवश्य है वो ज्वाइन करें, ताकि अन्य जो क्लासें हैं, इन्फॉर्मेशन है उसका बड़ा सोर्स है वो, कम्युनिकेशन का जो एक तरह से सोर्स है वो टेलीग्राम है वो ज़्यादा रहता है। टेलीग्राम को करें। एक इंस्टाग्राम भी है वो हमारा बनाया हुआ है, उसको भी आप जरूर है वो करें और लाइक करें, कमेंट शेयर करना ही है और लोगों को है वो अवश्य जोड़िए, ताकि मजबूती से इस यात्रा को है वो मुकाम तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।